Hello friends, today we are discussing about NCERT question answers of chapter Electrochemistry class 12 and these questions are the page number that is 68. Now the question number 1, how would you determine the standard electrode potential of the system Mg positive is reduced to Mg. हम मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव जो रिड्यूस होएगा एमजी पे उसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैसे निकालें। तो हमने जब हम चैप्टर पढ़ रहे थे बच्चे हमने ये देखा कि किसी भी इलेक्ट्रोड का जो पोटेंशियल होता है हम उसको कैसे निकाल सकते हैं, बाय कनेक्टिंग विद द स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। जिस स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में प्लैटिनम इलेक्ट्रोड की तरह यूज़ करेंगे 1 MHCl का सोल्यूशन होगा और आप उसमें हाइड्रोजन गैस पास करेंगे 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के साथ। When this connected with each other, then there will be the एक आपका सेल तैयार हो जाएगा और जिसके अंदर उस सेल के अंदर जो होगा क्या होगा आपका मैग्नीशियम सल्फेट इन विच द मैग्नीशियम रोड इज प्रेजेंट जो कि एक एनोड की तरह बिहेव करेगा। और दूसरा सेल कौन सा होगा, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जिसमें हाइड्रोजन किसकी तरह बिहेव करेगी, एक एनोड की कैथोड की तरह बिहेव करेगी। एंड ईएमएफ व्हेन यू कैलकुलेट द ईएमएफ ऑफ द सेल दैट इज कैथोड माइनस एनोड। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का जो कैथोड पे जो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड होता है वो कितना होता है हाइड्रोजन के लिए 0। तो ई नॉट इज इक्वल टू कैथोड माइनस एनोड, कैथोड वैल्यू 0। सी कैथोड वैल्यू 0 and we can easily calculate the standard electrode potential of the anode. Now here the second question, can you store copper sulfate solution in the zinc pot? मीन्स जिंक के यूटेंसिल्स में, जिंक के पॉट में क्या कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन डाल सकते हैं। अगर हम देखें रिएक्टिविटी सीरीज तो जिंक इज़ मोर रिएक्टिव देन कॉपर। अगर आप कॉपर सल्फेट को जिंक के यूटेंसिल्स में रखेंगे तो क्योंकि जिंक मोर रिएक्टिव है तो कॉपर को क्या करेगा, डिस्प्लेस एंड देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ जिंक सल्फेट सोल्यूशन। सो इट कैन नॉट, सो हम कॉपर सल्फेट को जिंक के यूटेंसिल्स में स्टोर नहीं कर सकते। Now consult the table of the standard electrode. Now आपको स्टैंडर्ड पोटेंशियल्स के टेबल देखनी और सजेस्ट करने 3 सब्सटेंस जो दैट कैन ऑक्सीडाइज फेरस आयंस, जो फेरस आयन को ऑक्सीडाइज कर सके। तो हमें तो पता है ना बच्चे, फेरस आयन को ऑक्सीडेशन करने का मतलब ये होता है वो खुद क्या करे, वो खुद क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज करना ना फेरस आयंस को। ठीक है, जो सब्सटेंस खुद जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स होते हैं वही दूसरे को क्या करते हैं, ऑक्सीडाइज करते हैं। जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होंगे वही क्या करेंगे, ऑक्सीडाइज करेंगे। डैट मीन्स वो खुद क्या करेंगे, रिड्यूस करेंगे। खुद तो रिड्यूस होंगे लेकिन फेरस आयन को क्या करना है, ऑक्सीडाइज करना है। तो जब हमने देखा फेरस आयन को जब हम ऑक्सीडाइज करते हैं तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आता है -0.77 वोल्ट। तो ये हमें ये बताता है द सब्सटेंस हैविंग हायर रिडक्शन पोटेंशियल देन 0.77, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल 0.77 से ज़्यादा होगा वही ऑक्सीडाइज करेंगे फेरस को फेरिक में। और वो सब्सटेंस कौन से होते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन एंड ऑक्सीजन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज कैलकुलेट द पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इन कॉन्टेक्ट विद द सॉल्यूशन हुज pH इज 10। आपको एक कैलकुलेट करना है, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। अगर आप उसको कांटेक्ट में रखते हैं किसके साथ, एक सॉल्यूशन के साथ जिसकी pH कितनी है 10। नाउ वी नो डैट अगर हाइड्रोजन है तो ये क्योंकि हमें स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल लेना है तो H पॉजिटिव एक इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा एंड इट कन्वर्टेड इनटू H, दिस इज द रिड्यूस्ड फॉर्म। ठीक है, क्योंकि देखिए यहाँ पे अगर 1M सॉल्यूशन है तो हम क्या लिखते हैं, वो हम सिंपली हम ईएमएफ ऑफ द सेल कैलकुलेट कर देते हैं। लेकिन जब आपकी कंसंट्रेशन चेंज होती है देन वी यूज द नर्स्ट इक्वेशन। नाउ यूजिंग द नर्स्ट इक्वेशन H इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ H that is converted into H positive that is converted into H, standard electrode potential of hydrogen minus RT over NF ln of 1 by H positive ions. Now we are using the value, क्योंकि ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड है that means standard electrode potential comes out to be 0, तो E naught value is 0 minus 0.0591, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कितने की मूवमेंट हो रही है 1 की, तो 0.0591 अपॉन में 1 लॉग ऑफ H पॉजिटिव कंसंट्रेशन कितनी दे रखी है, अगर pH 10 है दैट मीन्स 10 पावर बेस पावर माइनस 10, जो पावर होती है वही आपकी क्या कहलाती है pH, तो 10 माइनस 10। नाउ वी रेसिप्रोकल दिस -0.0591
log of 10 to the power 10. अगर आपने माइनस पावर इसकी ख़त्म करनी है तो वी कैन रेसिप्रोकेट 10 to the power 10 and log 10 power 10 is one value. तो minus 0.0591 multiply by 1, it comes out to be minus 0.591 volt. नेक्स्ट क्वेश्चन इज कैलकुलेट द ईएमएफ ऑफ द सेल, मीन्स स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमें निकालना है सेल का, और इसमें हमें ईएमएफ निकालना है। और फॉलोइंग रिएक्शंस जो होती है वो इस तरह से होती है। निकिल प्लस 2 सिल्वर आयंस एट अ कंसंट्रेशन ऑफ 0.002 m इज इक्वल टू निकिल 2 पॉजिटिव 0.160 m प्लस 2 सिल्वर। नाउ अब हमें सबसे पहले तो जब हमें इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना है तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हमारी कंसंट्रेशन 1 m तो नहीं है आयंस की। Now here, if we see this, the concentration is 0.002 and 0.160. That means now we are using the Nernst equation, and now the Nernst equation is E is equal to E naught cell minus 0.0591 upon m. Now next question is calculate the EMF of the cell in which the following reaction take place. Nickel plus 2 silver ions whose concentration is 0.002 m give rise to nickel 2 positive and 2 silver, and the silver ions so nickel ions are 0.160 m. So while solving this question, firstly we showed that our concern is not the 1 m. If there is a 1 m, then calculate the standard electrode potential. If the concentration is changed, अगर कंसंट्रेशन बदल रही है तो दैट वी यूजिंग द नर्स्ट इक्वेशन। नाउ नर्स्ट इक्वेशन क्या कहती है? E इज इक्वल टू ई नॉट माइनस 0.0591 अपॉन में n लॉग ऑफ निकिल प्लस 2 अपॉन में सिल्वर। ये अगर सिल्वर आ गई 2 तो ये हो जाएगी पावर। क्लियर? नाउ यूजिंग दिस ऑल द फॉर्मूलाज वैल्यूज, E इज इक्वल टू ई नॉट वैल्यू कितनी है 1.05 माइनस 0.0591। इलेक्ट्रॉन कितने एक्सचेंज हो रहे हैं? एक निकल 2 इलेक्ट्रॉन दे रही हैं, तो दैट मीन्स 2 लॉग ऑफ निकल 2 पॉजिटिव की वैल्यू 0.160 अपॉन में, and this is silver ions that will be 0.002 square. Now this is the formula. Now अब आप इसको आप सॉल्व कर सकते हैं by using the log book. तो आप log book की हेल्प से कैसे सॉल्व करेंगे? That is firstly we will solve this 0.160 अपॉन में 0.00004, or you can say 0.160. see this 0.16, आप नीचे जब आप इसकी जो पावर हटाएंगे तो that will be 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 अपॉन में 1 2, तो ये आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी 4 इंटू 10 टू द पावर 4। तो लॉग वैल्यू कितनी आएगी आपकी 4 इंटू 10 टू द पावर 4। हम जब मल्टीप्लिकेशन होती है लॉग हमारा प्लस हो जाता है, तो लॉग 4 प्लस लॉग 10 पावर 4। ठीक है? नाउ अब आपका क्या करना है, आपने किस तरह से सॉल्व करेंगे इसको? लॉग 4 की वैल्यू देखेंगे। नाउ लॉग 10 की वैल्यू होती है 1, लॉग 10 की वैल्यू क्या हो जाती है 1। ठीक है? तो आप इसको कैसे लिखेंगे? लॉग 4 प्लस पावर आगे आ जाती है 4 लॉग 10। ठीक है? लॉग 10 की वैल्यू क्या होती है 1, लॉग 4 की वैल्यू होती है 0.626021 प्लस 4 एंड इट कम्स आउट टू बी 0.914. So like this we can calculate the electrode potential. Now next question is cell in which the following reaction take place: Fe3 positive plus 2 iodide converted into Fe2 positive plus iodine यानी I2. Now E naught of the cell is 0.236. अब हमें निकालनी है Gibbs energy and equilibrium constant. Now the Gibbs energy is del E minus
NF E naught of the cell. Now here the E naught is 0.236 मल्टीप्लाई F यानी फेरेडे कितने इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज हो रहे हैं बच्चे? 2. देखो 2 आयोडीन है, इधर I2 है, तो 2 आयोडीन 2 का वो कर रही है, तो इसका मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? 2. और आपकी फेरेडे की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 96500. तो while solving this you will get the Gibbs free energy which is comes out to be. Now we have to calculate log Kc. Now we have to calculate log Kc. Now we know that जो Gibbs free energy हो तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? -2.303 RT log K C. क्या फॉर्मूला होता है डेल जी का? डेट विल बी द 2.303 RT log KC. क्लियर? नाउ अगर हम देखें कि जो log KC का फॉर्मूला होता है, अब हमें इसको कैसे निकालना है? log KC इज इक्वल टू डेल जी नॉट अपॉन में 2.303 RT. नाउ यू हैव द वैल्यू ऑफ डेल जी यू हैव सोल्ड अर्लियर -4.45.54 10⁻³ divided by 2.303. R value is 8.314. Temperature 298 Kelvin. And by solving this, you will get the 7.981. Constant क्या आएगा? 7.981. But here, this is the value of log Kc. This is the value of log Kc. And this log Kc comes out to be 7.981. तो नाउ जब log Kc हमें क्या करना होता है बच्चे? जब न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो वी हैव टू फिनिश दिस लॉग टर्म. तो जब हम लॉग राइट साइड पे होता है या लेफ्ट साइड पे होता है तो टेकिंग द अपोजिट साइड एंटिल लॉग. सो योर Kc इज इक्वल टू एंटिल log 7.981. एंटीलॉग क्या ले लेंगे हम? सी दिस, हम एंटीलॉग ले लेंगे 7.981. नाउ फॉर सॉल्विंग दिस, जब भी हम एंटीलॉग को देखेंगे टेबल में तो जो पॉइंट से पहले जितने पॉइंट से पहले जितने भी डिजिट्स होते हैं वो हमारे पावर में चले जाते हैं. जैसे पॉइंट से पहले 7 था ना, तो वो किस में चला जाएगा? 10⁻⁷. और फिर हम 0.987 को किस में देखते हैं? एंटीलॉग में. और एंटीलॉग की जब डाटा आपको दिया जाता है तो उसमें आप 0.9 को देखेंगे 80, 0.98 को किस में देखेंगे हम? 1 में. एंड यू विल गेट द 9.57. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डज द कंडक्टिविटी ऑफ द सोल्यूशन डिक्रीजेस? भाई सोल्यूशन की कंडक्टिविटी डिक्रीज क्यों कर रही है विद डिल्यूशन? अब हमने तो जब कंडक्टिविटी पढ़ी थी तो हम ये पढ़ते ना बच्चे, जितने ज़्यादा आयंस बनेंगे उतनी ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा, यही पढ़ा था, है ना? लेकिन कंडक्टिविटी जितने ज़्यादा आयंस जो फ्लरिश कर रहे हैं, नंबर ऑफ पर यूनिट आयंस गोज ऑन डिक्रीजिंग पर यूनिट वॉल्यूम. कंडक्टिविटी सॉल्यूशन इज द कंडक्टेंस ऑफ द आयंस. किसी भी सॉल्यूशन की कंडक्टिविटी किस पे डिपेंड करती है? आयंस पे. और वो भी कौन से आयंस पे? पर यूनिट वॉल्यूम पे. अगर पर यूनिट वॉल्यूम आपके आयंस कम होंगे तो उनकी कंडक्टेंस भी क्या हो जाती है? कम. तो नंबर ऑफ आयंस ही रिस्पॉन्सिबल हैं करंट कैरिंग के लिए, और वो कम होंगे तो आपकी कंडक्टेंस भी क्या हो जाएगी? कम. नाउ नेक्स्ट इज सजेस्ट ए वे टू डिटर्मिन द लैम्डा नॉट एम वैल्यू ऑफ वाटर. हमें इनफाइनाइट डिल्यूशन निकालनी है किसकी? वाटर की. एक समथिंग हमें एक ऐसा मेथड सजेस्ट करना है, ठीक है? तो हमने तो कोलाश लॉ से सीखा इसको निकालना. नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द लैम्डा नॉट एम फॉर वाटर. ये हमें कैलकुलेट करना है. मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डिल्यूशन फॉर द वाटर. तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि वाटर में कौन कौन से आयंस होते हैं. एक होता है H पॉजिटिव आयन, एक होता है OH नेगेटिव आयंस. कोलाश लो क्या कहता है? अगर जो भी हमें किसी भी सब्सटेंस की मोलर कंडक्टिविटी निकालनी होती है तो उसके इंडिविजुअल आयंस की मोलर कंडक्टिविटी को हम ऐड कर लेते हैं, ठीक है? ऐड कर लेते हैं तो हमारी निकल के आ जाती है. तो वो निकालने कैसे? तो क्योंकि वाटर है तो क्या हम ये ले सकते हैं? अगर मैं HCl ले लूँ क्योंकि मुझे वहाँ से H मिलेगा, एक ले लूँ NaOH क्योंकि वहाँ से मुझे OH मिलेगा,
दोनों को ऐड करूँ और माइनस किसको कर दूँ, NaCl, क्योंकि ना तो मुझे Na चाहिए ना ही मुझे Cl। तो इन सब की मोलर कंडक्टिविटी को ऐड कर देती हूँ और आपकी NaCl की मोलर कंडक्टिविटी को इनफाइनाइट डिल्यूशन पर डिक्रीज करके देन वी गेट फाइंड द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ वाटर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज मोलर कंडक्टिविटी ऑफ 0.025 मोल्स पर लीटर इज, यानी मोलर कंडक्टिविटी आपको कितनी दे रखी है, मोलर कंडक्टिविटी कंसंट्रेशन अब आपको दे गिवन कंसंट्रेशन पे दे रखी है और वो है 46.1 और कंसंट्रेशन क्या है 0.025। आपको क्या निकालना है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन यानी अल्फा एंड डिसोसिएशन कांस्टेंट यानी के। नाउ फॉर दिस अल्फा यू हैव टू नो लैम्डा एम गिवन कंसंट्रेशन पे, लैम्डा एम एट इनफाइनाइट डिल्यूशन पे। निकालने किसकी है, मिथेनोइक एसिड। नाउ लैम्डा एट गिवन कंसंट्रेशन यू हैव टू गिवन दिस 46.1। नाउ बट वी डोंट हैव द इनफाइनाइट डिल्यूशन, लेकिन हमने किसकी निकालनी है, मिथेनोइक एसिड। नाउ मिथेनोइक एसिड का फॉर्मूला CH3COOH, सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ एसिटिक एसिड। मिथेनोइक फॉर्मूला इज HCOOH। so this is your acid formate ions and this is the H positive ions। तो see this HCO negative and see this H positive ion। तो इसको ऐड करेंगे तो हमारा ये फॉर्मूला बन जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इसको और इसको हम इनको ऐड कर लेंगे एंड यू विल गेट द लैम्डा नॉट एम। सो बाय दिस 404 और बाय डिवाइडिंग दिस यू विल गेट द वैल्यू ऑफ अल्फा, you will get the value of dissociation value of degree of dissociation। Now we have to calculate the K। now K formula is C alpha square 1 minus alpha। now C concentration that you already know 0.025, alpha you will already solved it 0.114 square, 1 minus alpha कितना है 0.114। now solving this you will also get the value of K। now next question is करंट 0.5 एम्पियर का है, 2 आवर्स के लिए आपने वो चलाया, ठीक है। तो हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स वुड फ्लो थ्रू दिस वायर, कितने इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे। तो अगर आपको याद हो बच्चे, जब भी हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालते थे इन क्लास 10 वी यूज़ Q इज इक्वल टू NE। वी यूज़ चार्ज निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता था क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का, क्योंकि यहाँ से हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मिल जाएंगे। तो अगर मैं चार्ज को E से डिवाइड कर दूँ तो हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मिल जाएंगे। E की वैल्यू फिक्स है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, बट वी डोंट हैव चार्ज। लेकिन चार्ज निकालने के लिए एक फॉर्मूला पड़ा है करंट इंटू टाइम। तो करंट कितना है 0.5 का, टाइम कितना है 2 आवर्स का, लेकिन आप इसको किस में बदलेंगे सेकंड में, और इट कम्स आउट टू बी 7200। तो आपका चार्ज निकल जाएगा। नाउ पुट दिस द वैल्यूज ऑफ चार्ज हेयर, इलेक्ट्रॉन चार्ज हियर, बाय डिवाइडिंग से यू विल गेट द number of electrons। clear? now now next is suggest a list of metals that are extracted electrolytic। ऐसे मेटल्स बताइए जो इलेक्ट्रोलिटिकली जो करते हैं, एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं, मतलब इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन। तो आपको पता है जब हम 10th में पढ़ते थे इलेक्ट्रोलिटिकली, तो हम जो रिएक्टिविटी स्टेज में टॉप मोस्ट में थे उसको रिफाइन करते थे। इलेक्ट्रोलिटिक मीन्स रिफाइनिंग मेटल। तो सोडियम है, पोटेशियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, लिथियम है, एल्यूमिनियम है ना, दीज आर द इलेक्ट्रोलिटिकली एक्सट्रैक्टेड। ना अब आपको बताना है कितनी इलेक्ट्रिसिटी आप देंगे। अगर आप 1 मोल क्या लेंगे Cr2O7 नेगेटिव, तो क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन कॉलम्स। नो डाइक्रोमेट आयंस, तो आपको डाइक्रोमेट आयंस के लिए आप कितनी इलेक्ट्रिसिटी देंगे ताकि वो रिड्यूस हो जाए, ठीक है। तो अब हमें कंसीडर दिस रिएक्शन, हमें ये रिएक्शन देखनी है, ठीक है। नाउ जब हम देखते हैं इसमें Cr2O7 नेगेटिव में जब हम क्रोमियम का तो ऑक्सीडेशन नंबर देखते हैं तो हम कैसे निकालेंगे बेटे क्रोमियम का। इसमें Cr2O7 में हम क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालेंगे, 2x + 7 - 2। 2x क्रोमियम को हम क्या मान लेंगे x, ऑक्सीजन पे क्या चार्ज होता है -2, कितने से मल्टीप्लाई करेंगे 7 से, इक्वल टू ओवरऑल चार्ज दैट इज -2। नाउ बाय सॉल्विंग दिस यू विल गेट द x वैल्यू 14 - 2 12 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज वी कम्स आउट टू बी 6। तो क्रोमियम पे चार्ज कितना है
+6 का, यहाँ पे क्रोमियम कितना है +3 का। तो हम इस इक्वेशन में देखते तो एक क्रोमियम +6 से +3 में जा रही है, तो 2 क्रोमियम कितने इलेक्ट्रॉन लेगी 6, तो इसका मतलब 6 इलेक्ट्रॉन को वो ले रहा है, तो इसका मतलब 6 इलेक्ट्रॉन्स को वो ले रहा है, इसका मतलब आपको कितनी इलेक्ट्रिसिटी देनी पड़ेगी 6 फैराडे। तो 6 × 9 6500। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द केमिस्ट्री ऑफ द रिचार्जिंग द, आपको रिचार्ज करनी है अपनी बैटरी को, रिचार्ज करना है। अब रिचार्ज कब होता है, जब आप उसको क्या देते हो इलेक्ट्रिसिटी, जब आपने उसको क्या देनी है इलेक्ट्रिसिटी, और जब हम उसको इलेक्ट्रिसिटी देते हैं तो वो क्या बन जाता है एक इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स, मीन्स आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में बदलेगी केमिकल एनर्जी में बदलेगी। ठीक है ना। अब हमें पता है जो हमारा बैटरी होती है वो एक लेड स्टोरेज बैटरी होती है, जिसमें लेड एनोड की तरह बिहेव करता है, कैथोड पे PbO2 होता है और एनोड पे क्या होता है Pb। 38% उसके अंदर सल्फ्यूरिक एसिड मिक्स कर देते हैं, और जब हम उसको यूज़ में लाते हैं, यानी जब आप उस बैटरी को किस में करते हो यूज़ में लाते हो, तो आपका क्या होता है लेड और सल्फेट आयंस। ठीक है, लेड क्योंकि लेड सल्फेट होता है ना, आपका लेड और सल्फ्यूरिक एसिड होता है, तो लेड फ्रॉम द एनोड। ठीक है, लेड क्योंकि किस पे एनोड पे है, सल्फेट आयंस कहाँ से आएंगे इलेक्ट्रोलाइट, सल्फ्यूरिक एसिड आपने यूज़ किया है, देन देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ लेड सल्फेट प्लस में 2 इलेक्ट्रॉन। अब कैथोड पे क्या है PbO2, कैथोड पे क्या है PbO2, सल्फेट कहाँ से आएंगे इलेक्ट्रोलाइट से और H पॉजिटिव से, और 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ से आ रहे हैं एनोड से, देन अगेन फॉर्मेशन ऑफ लेड सल्फेट प्लस वाटर। तो ओवरऑल इक्वेशन देखें तो हम यहाँ से ये पता चलेगा कि Pb प्लस PbO2 प्लस H, इन तीनों को कंबाइन करेंगे तो H2SO4 गिव राइज टू PbSO4 प्लस वाटर, दिस 2 इलेक्ट्रॉन गेट कैंसल टू ईच अदर। अब ये तो थी जब आप उसको यूज़ कर रहे हो, लेकिन अब करना है जब हम उसको चार्ज करने हैं। तो जब हम उसको चार्ज करते हैं तो चार्जिंग के टाइम पे जो एनोड पे लेड सल्फेट है, कैथोड जो एनोड है वो कैथोड बन जाता है, एंड कैथोड इज कन्वर्टेड इनटू लेड एंड PbO2, ऑल द रिएक्शन गेट बैक। ठीक है, एनोड पे ये आपकी एज अ प्रोडक्ट की तरह काम करता है, और ये आपका कैथोड पर एज अ प्रोडक्ट की तरह काम करता है। ठीक है, तो इस तरह से रिएक्शन वापस होती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, क्या दो अदर देन हाइड्रोजन आप कोई बता सकते हो जो एज अ फ्यूल की तरह यूज़ करते हैं? बिल्कुल, मीथेन, इथेन, ब्यूटेन, एल्कोहल, मिथेनॉल, इथेनॉल, जो हमें एज अ फ्यूल की तरह यूज़ करते हैं। नाउ रस्टिंग ऑफ आयरन स्टेपिंग अप द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स। नाउ आप कैसे कहेंगे कि भाई जो रस्टिंग ऑफ आयरन एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है। सो अगर हम देखें कि रस्टिंग ऑफ आयरन जो एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, तो अगर आपने देखा तो पहले जहाँ पर भी कोई स्पॉट होगा, कहीं पर भी जो स्पॉट होगा वो किसकी तरह बिहेव करेगा एनोड की तरह, और आयरन कन्वर्ट हो जाएगा आयरन +2 में, और क्या रिलीज कर देगा 2 इलेक्ट्रॉन। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ मूव करेंगे कैथोड पे, कोई दूसरा जो स्पॉट होगा। ठीक है, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन बने वो कहाँ मूव करेंगे कैथोड की साइड। अब कैथोड पे क्या है H पॉजिटिव आयंस, ये कहाँ से आएंगे कार्बोनिक एसिड से, और क्या है कैथोड पे ऑक्सीजन, और क्या है इलेक्ट्रॉन, नाउ इट कन्वर्टेड इनटू वाटर। तो दिस रिएक्शन अकर एट कैथोड। नाउ जब ओवरऑल रिएक्शन देखते हैं तो Fe + O2 गिव रेज H पॉजिटिव आयन टू गिव Fe2 पॉजिटिव प्लस वाटर। Now this ferric ion, now of this ferrous ion get Fe2 positive now converted into ferric ions, FeRRIC ions. Now this is the Fe2O3.XH2, जिसको हम क्या बोलते हैं रस्ट, इसको हम क्या बोलेंगे रस्ट। Now अब आपने करना है अरेंज द फॉलोइंग मेटल इन ऑर्डर इन विच कैन डिस्प्लेस ईच अदर, ये एक दूसरे को ही डिस्प्लेस करने चाहिए। तो अब अगर हम देखें रिएक्टिविटी सीरीज में जो सबसे ऊपर होगा वो सबको डिस्प्लेस करेगा, जो उससे नीचे होगा तो उनको डिस्प्लेस करेगा। तो हम अरेंज करते हैं जो रिएक्टिविटी सीरीज में सबसे ऊपर हो। ठीक है, पहले मैग्नीशियम, क्योंकि मैग्नीशियम इन सबको कर देगा, फिर एल्यूमिनियम, क्योंकि एल्यूमिनियम मैग्नीशियम को तो नहीं कर पाएगा लेकिन बाकी को कर देगा, तो फिर जिंक, फिर आयरन एंड देन कॉपर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिवन द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। आपको पोटेशियम का दे रखा है K पॉजिटिव जब रिड्यूस होता है K में -2.93, सिल्वर पॉजिटिव सिल्वर में जा रहा है तो 0.80,
मर्क्यूरी आयंस मर्क्यूरी में जा रहा है तो 0.79, Mg2 पॉजिटिव Mg में जा रहा है तो -2.37 एंड क्रोमियम 3 पॉजिटिव क्रोमियम में जा रहा है तो -2.74। आपको रिड्यूसिंग पावर लेनी है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द रिड्यूसिंग पावर, ठीक है। तो हमें देखा जितना कम रिडक्शन पोटेंशियल होगा, रिडक्शन पोटेंशियल जितना कम होगा उसकी रिड्यूसिंग पावर मीन्स रिड्यूस करने की पावर, वो कौन कौन करता है रिड्यूस करने की पावर? जो खुद ऑक्सीडेशन शो करता है। तो नेचुरली बात है जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, या क्योंकि हम तो स्टैंडर्ड कन्वेंशन में सबका रिडक्शन पोटेंशियल लेते हैं, तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जिसका होगा उसका कम रिडक्शन पोटेंशियल होगा। तो जितना कम रिडक्शन पोटेंशियल होगा उतना ज़्यादा करने की पावर उसकी हाई होगी। तो देखो किसका है, माइनस में जो जितना बड़ा उतना ही छोटा। तो सबसे पहले पोटेशियम, पोटेशियम की रिडक्शन पावर नहीं है, रिड्यूसिंग पावर बहुत कम है। फिर मैग्नीशियम है, द मैग्नीशियम इज -2.37, देन क्रोमियम, क्रोमियम हैज -0.74, देन मर्करी 0.79, देन सिल्वर 0.80। ना डिपिक्ट द गैल्वेनिक सेल्स, ये आपको सेल्स रिएक्शन दे रखी है, अब आपको बताना है कि कौन सा नेगेटिवली चार्ज होगा, कौन सा पॉजिटिवली, कौन कैरियर्स होगा। तो हम इस इक्वेशन से अपने आंसर निकालेंगे। Here the zinc converted into, now here this equation is zinc plus 2 silver ions converted into, here the zinc converted into zinc 2 positive means ये क्या हो रही है, oxidation। silver positive converted into silver, here is the reduction, यहाँ पे क्या हो रही है, reduction, ठीक है। now अब हमें देखना है ऑक्सीडेशन किस पे होती है, एनोड पे। ऑक्सीडेशन किस पे होती है, एनोड पे। रिडक्शन किस पे होती है, कैथोड पे। जिस पे ऑक्सीडेशन होती है वो कौन सा होता है, नेगेटिवली चार्ज्ड। तो विच इलेक्ट्रोड एक्ट एज ए नेगेटिवली चार्ज, जिंक इलेक्ट्रोड एक्ट एज ए नेगेटिवली चार्ज। तो यहाँ पे किसका इलेक्ट्रोड है, जिंक का। कैरियर ऑफ द करंट इज, करंट के कैरियर्स कौन से हैं, आयंस, है ना। करंट किससे फ्लो कर रहा है, आयंस से। इंडिविजुअल रिएक्शन बताइए, तो जिंक, जिंक 2 पॉजिटिव, सिल्वर पॉजिटिव, दैट कन्वर्टेड इनटू सिल्वर। सी दिस रिएक्शन। अगर आपको रिएक्शन की टेक प्लेस करानी है तो पहले एनोड, सॉल्ट ब्रिज, सिल्वर पॉजिटिव स्लैश सिल्वर्स। सो यू कैन चेंज इट। जिंक पे नेगेटिवली चार्ज होगा, आयंस आपके कैरियर होंगे। एक्सटर्नल सर्किट में कहाँ से फ्लो करेगा, सिल्वर टू जिंक, और ये आपकी इंडिविजुअल रिएक्शन हो गई। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज calculate the standard cell potential of the galvanic cell in which the following reaction take place. Chromium react with cadmium to form chromium 3 positive 3 cadmium. Iron react with silver to form iron 3 positive plus silver. आपको इनकी डेल्जी नोट भी कैलकुलेट करनी है और आपको क्या निकालना है, कांस्टेंट भी निकालना है। तो फर्स्टली वी हैव टू नो द ई नोट वैल्यू ऑफ दिस। तो गिवन दिस क्या, ई नोट वैल्यू फॉर द क्रोमियम दैट इज 0.74 एंड कैडमियम -0.40। क्लियर, ये हमें ई नोट वैल्यू दे रखी है। तो अगर डिपिक्ट करें तो क्रोमियम किस पे जा रहा है, क्रोमियम 3 पॉजिटिव में, लेकिन कैडमियम 2 पॉजिटिव किस में जा रहा है, कैडमियम पे। यानी क्रोमियम पे तो हो रही है ऑक्सीडेशन और कैडमियम पे हो रही है रिडक्शन। तो क्रोमियम एक्ट एज ए एनोड एंड कैडमियम एक्ट एज ए कैथोड। तो कैथोड माइनस एनोड, कैथोड का ऑक्सीडेशन कितना है, -0.40, और क्रोमियम का कितना है 0.74, क्योंकि हमें तो रिडक्शन पोटेंशियल लेने हैं, है ना। तो -0.70, सो इट्स कम्स आउट टू बी 0.34। तो यहाँ से आपका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल आ गया 0.34। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द डेल जी। डेल जी का फॉर्मूला क्या होता है, -NFE0। इफ़ यू सी दिस, एक क्रोमियम +3 पे जा रहा है, तो जब आप इस रिएक्शन की बैलेंसिंग करते हो यू विल सी दिस 2 क्रोमियम जो है, 2 क्रोमियम आपकी रिएक्शन में, तो 1 +3 में जा रहा है, तो 2 कितने में जाएंगे, +6 में। तो एन की वैल्यू क्या आ गई, 6F96500 और ई नॉट की वैल्यू आपने निकाल ही ली है, ठीक है। तो इट कम्स आउट टू बी -196,833.48 दिस कूलम पर मोल और द कूलम वोल्ट। Now you have to calculate the equilibrium constant. तो equilibrium constant formula is log K is equal to del G अपॉन में 2.303 RT। del G आपने ऊपर निकाल दी, ये log, ये G, ये T। By solving this you will get 34.496
ना एंटी लॉग 34.4, क्योंकि यहाँ पे लॉग केस ही है, तो जो आगे वाली पावर है वो तो चली जाए, आगे वाली वैल्यू तो चली जाती है पावर में, और हम 4.496 को किस में देखते हैं, एंटी लॉग की टेबल में। नाउ अगेन आर इक्वेशन इज आयरन 2 पॉजिटिव किस में जा रहा है, आयरन 3 पॉजिटिव में, यानी आयरन पे हो रही है ऑक्सीडेशन और सिल्वर पे क्या हो रही है, रिडक्शन। वी हैव बोथ कैथोड माइनस एनोड, ठीक है। तो कैथोड किसकी तो कौन बिहेव कर रहा है, सिल्वर, तो सिल्वर 0.80 माइनस 0.77, इट कम्स आउट टू बी 0.03। सेम वी एन यूज द फॉर्मूला डेल जी नोट दैट इज माइनस एन एफ ई नोट। तो जब एन एफ ई नोट देखते हैं तो एन कितना, आयरन 2 पॉजिटिव आयरन 3 में जा रहा है, तो इसका मतलब एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो एन वैल्यू हो जाएगी 1, एफ 96500, ई नोट वैल्यू हो जाएगी 0.03। बाय सॉल्विंग दिस यू विल गेट दिस। नाउ अगेन यू हैव टू कैलकुलेट द लॉग के, डेल जी अपॉन में डेल जी की वैल्यू ये आपने ऊपर सॉल्व की है, 2.303 इंटू 8.314 इंटू 298। अगेन दिस यू हैव टू टेक एंटी लॉग, बट अब यहाँ पे पावर जीरो नहीं लेंगे क्योंकि पावर जीरो की वैल्यू 1 होती है। नाउ यू हैव टू सॉल्व दिस इन द एंटी लॉग। Now, next question is, write the Nernst equation and EMF of the following cells at 298 Kelvin. आपको Nernst equation लिखनी है और EMF जो है वो कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो फर्स्टली we should write the this Nernst equation. So how can we write the Nernst equation? Here Mg is converted into Mg2 positive. So Mg. Here copper 2 positive converted into copper. So यहाँ पे copper किस में बदल रहा है, कॉपर में। Mg किस में बदल रहा है, Mg2 पॉजिटिव में। नाउ कॉपर 2 पॉजिटिव किस में जा रहा है, कॉपर में। नाउ वी हैव टू राइट द नर्स्ट इक्वेशन। तो इस सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ई नॉट ऑफ द सेल माइनस आर टी ओवर एन इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, आर टी ओवर एन एफ लॉग ऑफ प्रोडक्ट यानी Mg2 पॉजिटिव आयंस डिवाइडेड बाय कॉपर 2 पॉजिटिव आयंस। तो सी दिस Mg2 पॉजिटिव आयन एंड कॉपर 2 पॉजिटिव आयंस। और यू कैन राइट दिस, अगर आपको लॉग की वैल्यू पुट करनी है देन यू विल राइट इट 0.0591 अपॉन में 2 is the number of electron and you have the concentration of both the ions, so you can easily solve this. Now next question is this for this given reaction Nernst equation को हम ऐसे लिख सकते हैं। The second question is iron is converted into iron plus 2 and H positive converted into H2। क्लियर। नाउ अब हमें इसके ऊपर क्या लगानी है, नर्स्ट इक्वेशन। कैसे लगाएंगे, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट ऑफ द सेल माइनस 0.0591 अपॉन में एन। एन इलेक्ट्रॉन्स देखिए, एच पॉजिटिव किस में जा रहा है, एच में, तो यानी एच पॉजिटिव को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए फॉर द कन्वर्जन ऑफ H2। तो आयरन कितने लॉस करेगा, 2, तो डेस मीन्स एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 लॉग ऑफ आयरन प्लस 2 अपॉन में H पॉजिटिव, क्योंकि H पॉजिटिव का स्क्वायर है तो यू विल टेक लाइक दिस। क्लियर। नाउ हेयर यू हैव द EMF दैट इज कम्स आउट टू बी कैथोड। कैथोड कौन सा है, ये जहाँ पे रिडक्शन हो रही है, तो कैथोड की वैल्यू कैसे लिखते हो, 0 माइनस आयरन का कितना है, इलेक्ट्रो पोटेंशियल माइनस 0.44। तो बाय पुटिंग दिस सेल यू विल गेट द दिस E नॉट ऑफ द सेल और E ऑफ द सेल। Now next question is next third equation is कि you have to write Nernst equation for this equation। tin 2 पॉजिटिव, आयरन किस में जा रहा है, H पॉजिटिव किस में जा रहा है, H में। तो इसको आप कैसे लिखेंगे, tin प्लस H पॉजिटिव कन्वर्टेड इनटू tin 2 पॉजिटिव प्लस में H2 फॉर बैलेंसिंग दिस। नाउ यू हैव टू राइट द Nernst equation। तो कैसे लिखेंगे Nernst equation, E is equal to E naught of the cell minus 0.0591 upon में n number of is 2 log of tin 2 plus ion upon में H positive ion square। Now you have the tin 2 positive ion concentration, you have also have the H positive ion concentration, and you can easily solve the this ions।
Now next question is, and you have to calculate the E naught value, that is cathode minus anode. Here the cathode is hydrogen because the reduction occur in the hydrogen cell, so that means the cathode value is 0 and iron value, tin value is 0.14, and it come, for this you can solve easily the E of your electrode potential of the cell. Now next, for now see question number 4. See this question number 4. Platinum plus Br2 converted into Br negative ion, H positive converted into H2 at 1 bar pressure. Now firstly we write the equation here. Br negative plus H positive ions converted to Br2 plus H2. Here Br negative converted into Br2 means -1 से किस में जा रहा है, 0 में, तो इसका मतलब ये क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन, +1 से वो किस में जा रहा है, H2 में, इसका मतलब क्या हो रही है, रिडक्शन. सो बाय दिस इक्वेशन नाउ वी कैन इजिली सॉल्व द क्वेश्चन. सी दिस, Br negative plus H positive ions, Br2 plus H2 by balancing 2, 2. Now how can we solve this? E cell, that is E cell is equal to E naught of the cell minus 0.0591 upon में 2 log of 1 by Br negative square, see this, upon में H positive ions. Now क्योंकि अब ये कैथोड माइनस एनोड है, तो क्योंकि हाइड्रोजन का पोटेंशियल क्या है, 0, ठीक है, और एनोड पे क्या हो रही है, दिस Br नेगेटिव कन्वर्टेड टू Br2, एनोड पे क्या होती है, ऑक्सीडेशन, और उसका है -1.09, 1.09, and answer, by putting all this value in this equation you will get the answer -1.298. Now this equation is the EMF comes out to be negative, that means this negative, that means this reaction is not feasible. Now next question is, in the button cell widely used in watches, जो button cells है widely watches में use होता है, other devices में reaction take place like this, zinc plus silver oxide plus water give rise zinc 2 positive, क्योंकि zinc as anode की तरह काम करता है, तो zinc 2 positive में जाएगा, silver पे reduction होगी, that is converted into Ag and plus 2OH negative ions. For this equation you have to calculate the del G naught and E naught for this reaction, means Gibbs free energy and electrode potential आपको क्या करना है, सॉल्व करना है ना. अब अगर इस इक्वेशन को देखा जाए, हमें ओवरऑल इक्वेशन निकालनी है, तो जिंक किस में जा रहा है, जिंक 2 पॉजिटिव में, 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है बच्चे, और इसका E naught वैल्यू है 0.76, ठीक है. नाउ नेक्स्ट में देखते हैं Ag2O प्लस वाटर, और वो जो 2 इलेक्ट्रॉन जिंक ने दिए हैं वो लेकर वो किसे बदल जाएगा, सिल्वर में, और 2OH नेगेटिव को रिलीज करेगा. नाउ इट कम्स आउट टू बी 0.344, ठीक है. जिंक का इलेक्ट्रो पोटेंशियल कितना है, 0.76, और इसका सिल्वर का जो इलेक्ट्रो पोटेंशियल है वो कितना है, 0.44, ठीक है. नाउ हाउ वी कैलकुलेटेड ई नॉट वैल्यू, हाँ जी, इस रिएक्शन की टोटल ई नॉट वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, ई नॉट वैल्यू कैथोड माइनस एनोड, कैसे हो जाएगी, कैथोड माइनस एनोड, क्योंकि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल मुझे किस में लेना है, माइनस में, और क्योंकि ये आपका क्या दे रखा है बेटा, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल शुड बी टेकन इन द रिडक्शन पोटेंशियल, और रिडक्शन पोटेंशियल इज इक्वल टू माइनस ऑफ ऑक्सीडेशन potential. So here cathode, that is 3.444 minus anode, anode पे कितना है, -0.76, तो ऐड करके कितना आ जाएगा, 1.104, तो E naught कितना आया, 1.104. So we will calculate the E naught value. Now we have to calculate the G naught or Gibbs free energy, and the formula for the Gibbs free energy is equal to del G is equal to minus NF E naught. Now N value, see how much electron is transferred, that is 2, to minus 2 Faraday 96500. E naught value you already solved it, 1.104. So by solving this you will get the answer, that is the del G naught.
Now next question is define conductivity, molar conductivity of the solution and discuss their variation with concentration. Now conductivity always depend upon the number of ions. तो defined as the conductance of the solution. Conductivity क्या होती है? Conductance होती है solution की. ठीक है, अब उस सॉल्यूशन को आपने किसके बीच में रखा हुआ है? इलेक्ट्रोड के बीच में रखा हुआ है. हुज कंडक्टेंस ऑफ ए सॉल्यूशन ऑफ 1 सेंटीमीटर इन लेंथ एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज 1 स्क्वायर सेंटीमीटर. Yeah, you can say inverse of resistivity is called the conductivity of specific conductance. So here K is equal to, if you in lower classes you will see this, R is equal to rho L by A. Now reciprocal means 1 by R is equal to 1 by rho into A by L. 1 by R is called the conductivity. ठीक है, 1 by R is equal to conductivity. This 1 by rho is specific conductance जिसको आप G से रिप्रेजेंट करते हो, and this is called the cell constant. G naught is called the cell constant. ठीक है, और नाउ सेकेंड हमने पढ़नी है कंडक्टिविटी ऑफ अ सोल्यूशन एट ए गिवन टेम्परेचर. हमें वेरिएशंस भी तो देखना है. किसी भी टेम्परेचर पे जो कंडक्टिविटी होती है इज द कंडक्टेंस. कंडक्टिविटी कंडक्टेंस ही तो है. ठीक है, ऑफ 1 यूनिट वॉल्यूम की. 1 यूनिट वॉल्यूम मतलब जिसका लेंथ 1 मीटर का हो जाए, एरिया कितने का हो जाए? 1 मीटर स्क्वायर का, 2 इलेक्ट्रोड के बीच में, और वो इलेक्ट्रोड किसके होने चाहिए? प्लैटिनम के बीच में. एंड द यूनिट ऑफ क्रॉस सेक्शन इज 1 मीटर स्क्वायर. So here you will get the G is equal to K. Now अगर अब हमें कंडक्टिविटी की वेरिएशन देखनी है तो कंडक्टिविटी डिक्रीजेज विद द डिक्रीजेज इन द कंसंट्रेशन. अगर कंसंट्रेशन कम करोगे तो कंडक्टिविटी भी कम हो जाती है. दोनों के लिए स्ट्रॉन्ग हो चाहे वीक हो. क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम गोज ऑन decreases when you dilute the solution. Now next is molar conductivity. We know that जो molar conductivity होती है lambda m, this is the molar conductivity. वो हमेशा specific conductivity को वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करके निकाली जाती है. ठीक है, ये दिस स्पेसिफिक कंडक्टिविटी हमें पता चला डाइल्यूशन से कम होती है. ठीक है, लेकिन जो डिक्रीज जितनी हुई है दैट इज कंपनसेटेड बाय द इंक्रीज वॉल्यूम. सो द मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीजेज विद द डाइल्यूशन. तो पहले हम देखते हैं क्या होती है. मोलर कंडक्टिविटी ऑफ अ सोल्यूशन एट ए गिवन कंसंट्रेशन इज द कंडक्टेंस. भाई मोलर कंडक्टिविटी किसी भी सोल्यूशन की वो कंडक्टेंस होती है जिसकी वॉल्यूम V होती है. जिसमें क्या होती है? जिसकी वॉल्यूम, जिस सोल्यूशन की वॉल्यूम V हो, 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट हो, 2 इलेक्ट्रोड के बीच की डिस्टेंस 1 मीटर की होनी चाहिए, और एरिया कितने का होना चाहिए? 1 मीटर स्क्वायर का. तो उस टाइम में उसकी कंडक्टेंस ही उसकी कंडक्टिविटी क्या कहलाएगी? मोलर कंडक्टिविटी. नाउ मोलर कंडक्टिविटी को हम कैसे निकालते हैं? अगर स्पेसिफिक कंडक्टेंस को मल्टीप्लाई कर दे वॉल्यूम के साथ. नाउ मोलर कंडक्टिविटी जो वेरिएशंस होती है वो स्ट्रॉन्ग और वीक के लिए थोड़ी डिफरेंट होती है. अगर आप स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट लोगे, सी दिस ग्राफ, तो अगर आप दिस इज लैम्डा m बाय √3 डैबियन-सैगर इक्वेशन. अगर आप स्ट्रॉन्ग लोगे तो इस जो इंक्रीज होगा कंडक्टेंस वो बहुत ही कम होगा इंक्रीज. क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ आयंस जो होते हैं वो गोज ऑन इंक्रीजेज एंड ड्यू टू दिस इंटर आयनिक रिपल्शन कंडक्टिविटी इज नॉट सो मच इंक्रीज्ड. लेकिन जब आप वीक इलेक्ट्रोड लोगे तो कंटिन्यूसली बढ़ती चली जाएगी, लेकिन वो एक्सप्लोटेशन मीन्स मोलर कंडक्टिविटी को वाई एक्सिस पे टच नहीं करेगी. सो सीधे मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज करती है जब आप डिल्यूशन करते हो या कंसंट्रेशन को डिक्रीज करते हो. क्यों? क्योंकि जो टोटल वॉल्यूम होती है सोल्यूशन की 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट की वो डिल्यूशन से बढ़ जाती है. सो द लैम्डा m अगर आप प्लॉट करते हो इलेक्ट्रोलाइट की लाइक दिस इंक्रीजेज विद द इंक्रीजेज ऑफ डिल्यूशन. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज conductivity of 0.20 m. So this is your solution, this is your concentration, and this is conductivity, that is the value of K. हमें क्या निकालना है? मोलर. तो मोलर कंडक्टिविटी का फॉर्मूला क्या होता है? दैट इज K इंटू वॉल्यूम. वॉल्यूम को हम कैसे निकालेंगे? कंसंट्रेशन की टर्म में 1000 अपॉन में कंसंट्रेशन. तो K वैल्यू कितनी है? 0.0248 डिवाइडेड बाय, हाँ जी, कंसंट्रेशन 0.20 मल्टीप्लाई बाय 1000. Now by like this you can easily solve the molar conductivity of a solution. It comes out to be 124 Simon centimeter square mole inverse. Now next question is
resistance of a conductivity cell containing 0.001 mkcl solution at 298 Kelvin is 1500. आपको रेजिस्टेंस दे रखी है किसी भी कंडक्टिविटी सेल की जिसके अंदर सोल्यूशन कितना है 0.001. ये दिस इज योर कंसंट्रेशन एंड दिस इज योर रेजिस्टेंस. नाउ व्हाट इज द सेल कांस्टेंट. आपको क्या निकालना बच्चे, सेल कांस्टेंट निकालना है. और कंडक्टिविटी जो इस सॉल्यूशन की जो कंडक्टिविटी दे रखी है आपको वो कितनी दे रखी है 0.146 इंटू 10⁻³ साइमन सेंटीमीटर इनवर्स. वी नो दैट सेल कांस्टेंट जो होता है वो किसके इक्वल होता है, कंडक्टिविटी मल्टीप्लाई बाय रेजिस्टेंस. नाउ कंडक्टिविटी कितनी है 0.146, रेजिस्टेंस कितनी है 1500. 0.146 into 10⁻³ तो you can solve it and your answer comes out to be 0.219 centimeter inverse. Now next question is conductivity of sodium chloride. आपको सोडियम क्लोराइड सोल्यूशन दे रखा है, उसकी कंडक्टिविटी हैज़ बीन डिटरमाइंड एट डिफरेंट कंसनट्रेशन. डिफरेंट कंसनट्रेशन पे ये कंडक्टिविटी दे रखी है. मीन्स 0.001 पर है 1.237 इंटू 10⁻². सी दिस, अगर आप यहाँ पे देखें तो हर इस पावर में आपको मल्टीप्लाई करना है 10⁻². 0.010 उस टाइम टेम्परेचर पे कितना है 11.85. 0.020 23.15. 0.50 पर 5.53 एंड 0.1 पर कितनी आ रही है 106.74. नाउ लैम्डा एम फॉर ऑल द कंसंट्रेशन. आपको क्या कैलकुलेट करना है, लैम्डा एम निकालना है सभी कंसंट्रेशन पर और फिर ग्राफ प्लॉट करना है. तो हाउ कैन यू कैलकुलेट द लैम्डा एम. लैम्डा एम कैसे निकालते हैं बच्चे, लैम्डा एम हाउ कैन यू कैलकुलेट द लैम्डा एम. लैम्डा एम इज इक्वल टू के इंटू 1000 अपॉन में concentration. So you have all these things. K, that was this. C, ये रहा. तो you can easily solve each and every time. So first 1.237 into 10⁻². ठीक है 0.001. इस पे इस वाली कंडक्टिविटी पे कंसंट्रेशन क्या थी आपकी 0.001. ठीक है, डिवाइडेड बाय this C multiply by 1000. So you will get this answer 123.7. Now again 11.85 into 10⁻². Here the C that will be 0.01. क्योंकि अब आपका साइमन सेंटीमीटर इनवर्स में है और आपकी कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी दिस. अगर हमें लैम्डा लेम निकालना है डेट अगेन कम्स आउट टू बी K into 1000 अपॉन में मोलैरिटी. Again you can solve and this given out to be 118.5. Now again 0.3 थर्ड जो वैल्यूज़ है K की वैल्यू कितनी 23.15 10⁻². ठीक है, नाउ आपकी कंसंट्रेशन 0.020 यू हैव टू कन्वर्ट इन द सेंटीमीटर. सो K into 1000 अपॉन में कंसंट्रेशन. यू विल गेट द थर्ड वैल्यूज़ आंसर दैट इज़ 115.8. Again for the value 4, concentration 55.5, conductivity is 55.53, multiply by 10⁻². Concentration 0.050, but you have to calculate the this in centimeters. So 55.53 10⁻⁴ and K into 1000 upon में concentration. Clear. Now again for the fourth value, same here 106.74 multiplied by -4. This is the conductivity into 1000 upon में 0.1110. Now अब हमें प्लॉट क्या करना है, ग्राफ कैसे प्लॉट करते हैं, लैम्डा एम वर्सेस √C. तो you have 6 values and you have all 6 values. दिस C अगर आप ये देखते हैं तो सी दिस, आपके पास ये कंसंट्रेशन है तो इसकी रूट हर एक के आपने क्या निकालनी है रूट. यू विल गेट द C हाफ, क्योंकि ग्राफ कैसे प्लॉट करना है लैम्डा एम वर्सेस √C. तो दिस इज योर √C. लैम्डा एम जो आपने इन सब से सॉल्व करी है. क्लियर. सो जब आप ग्राफ प्लॉट करेंगे तो ये आपका क्या आएगा ग्राफ. And this, see this graph, and this graph is the straight line graph. Clear. ग्राफ कैसा आ रहा है स्ट्रेट लाइन ग्राफ. जब आप देखेंगे तो ग्राफ जो होता है इंटरप्रिटेट करता है एट 1 2 4.0 पर. देखिए
जब आप मिलाते जाओगे तो ग्राफ एक लाइन पर जाकर टच करता है, क्योंकि KCl एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, तो वो वाई एक्सिस पे टच करेगा ही करेगा। तो जिस पॉइंट पे टच करेगा, आपको ये पहले आपने पढ़ा है, तो डेट विल बी लैम्डा नोट है, यानी मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डिल्यूशन। तो इसकी मोलर कंडक्टिविटी इनफाइनाइट डिल्यूशन कितनी है? 124 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। Now next question is conductivity of 0.0024 m acetic acid is। आपको कंडक्टिविटी दे रखी है और आपको कंसनट्रेशन, दिस इज द कंसनट्रेशन एंड दिस वन इज द कंडक्टिविटी, दैट इज द वैल्यू ऑफ K। तो हमें क्या निकालना है? लैम्डा m। तो वो वेरी इजी, लैम्डा m इज इक्वल टू K इंटू 1000 अपॉन में C। So K value is 7.896 into 10 power minus 5 into 1000 upon में C value 0.00241. You can easily, now again we have to calculate the lambda naught m, and if the lambda naught m for the acetic acid is this, so what is its dissociation constant? अब आपको lambda naught नो, अब हमें फॉर्मूला याद हो dissociation constant निकालने का, तो K is equal to C alpha square upon में 1 minus alpha C is 0.00241, बट वी डोंट हैव अल्फा। अल्फा कैसे निकालेंगे? लैम्डा एम एट गिवन कंसनट्रेशन अपॉन में लैम्डा एम नोट। गिवन कंसनट्रेशन पर मोलर कंडक्टिविटी आपने निकाली ली है, वो कैसे निकाली होगी? K इंटू 1000 अपॉन में C। और आपको मोलर कंडक्टिविटी कैसे निकालेंगे एसिटिक एसिड की? वो आपको दे रखी है 390.5। तो जब आप इसको डिवाइड करेंगे, देन अगेन यू विल पुट दिस वैल्यू इन द वैल्यू ऑफ दिस 1 माइनस अल्फा एंड यू विल गेट द आंसर। Now next question, how much charge is required for the flowing reduction? Now see, अगर आपको याद है तो जितना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होगा, जितना इलेक्ट्रॉन रिडक्शन में ट्रांसफ़र होगा, उतनी ही हमें क्या देनी होती है? चार्ज सप्लाई करना होता है। अगर मैं ये देखूँ तो एक द ट्रांसफ़र ऑफ एल्यूमिनियम कितना इलेक्ट्रॉन लेगी? 3f फॉर द कन्वर्जन ऑफ एल्यूमिनियम। इसका मतलब इसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, कितनी चार्ज चाहिए? 3f। Here this is 2f क्योंकि 2 पॉजिटिव चार्ज है। नाउ अगेन वी हैव टू कैलकुलेट द Mn पर, यानी MnO4 नेगेटिव। मैग्नीज के ऊपर क्या चार्ज आएगा? Mn प्लस 4 माइनस 2, क्योंकि ऑक्सीजन पे क्या चार्ज होता है? -2 इक्वल टू ओवरऑल चार्ज, एंड ओवरऑल चार्ज इज -1। दिस इज, यू हैव टू कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन ऑफ मैंगनीज। नाउ मैंगनीज का कैसे निकल के आएगा बेटा? Mn -8 इज इक्वल टू -1। Mn का निकालना है तो -1 प्लस 8 तो +7। तो मैग्नीज पे क्या चार्ज आया बच्चे? Mn +7 से किस पे जा रही है? +2 पे। तो पहले 7 की कमी थी, अब कितने की कमी है? 2 की। इसका मतलब इसको कितने इलेक्ट्रॉन मिल गए? 5 इलेक्ट्रॉन। तो कितने की इलेक्ट्रिसिटी चाहिए? 5 फैराडे। क्लियर? तो यू विल गेट द 5 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी, यानी 5 इंटू 96500। नाउ अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मच इलेक्ट्रिसिटी इन टर्म्स ऑफ फैराडे। फैराडे की टर्म में आप कितनी इलेक्ट्रिसिटी आप जो है फैराडे इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस, कितनी इलेक्ट्रिसिटी आप दोगे कि 20 ग्राम कैल्शियम जो है वो प्रोड्यूस हो जाए? तो फर्स्टली यू हैव टू मेक अ इक्वेशन। तो अब हम देखते हैं इक्वेशन कैसे बनाएंगे बेटा। कैल्शियम के ऊपर चार्ज कितने का होता है? +2। तो अगर मैं कहूँ कैल्शियम +2 को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, ठीक है, किस में बदलने के लिए? कैल्शियम में। ठीक है। नाउ अगर हम ये देखें तो अगर आप कैल्शियम का मास कितना है? 40 ग्राम। इसमें कितनी इलेक्ट्रिसिटी चाहिए? 2 फैराडे की। तो क्या मैं इस बात को ऐसे कह सकती हूँ 40 ग्राम कैल्शियम कैन बी डिपॉजिटेड बाय द फ्लोइंग ऑफ 2 फैराडे चार्ज। भाई 40 ग्राम कैल्शियम को आप 2 फैराडे चार्ज की फ्लो करने से डिपॉजिट कर सकते हो। हमें तो सिर्फ 20 ग्राम ही तो डिपॉजिट करना है, तो 2f/40 मल्टीप्लाई बाय 20 0 0। तो कितनी इलेक्ट्रिसिटी दोगे? ओनली 1 फैराडे की। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 40 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम। नाउ अगेन वी हैव टू कैलकुलेट द एल्यूमिनियम का। इसमें क्या रोल है? एल्यूमिनियम +3 किस में जाता है? 3 इलेक्ट्रॉन गेन करता है
और किस में जाता है, एल्यूमिनियम। यानी एल्यूमिनियम को कितनी इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, 3 फैराडे की। नाउ 3 फैराडे कितने एल्यूमिनियम को डिपॉजिट करेगा, 27 को। तो आपको 40 ग्राम एल्यूमिनियम ही तो डिपॉजिट करना है, सी दिस। सो हमें पता चल जाएगा हमने कितना 40 ग्राम एल्यूमिनियम डिपॉजिट किया है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मच इलेक्ट्रिसिटी इज रिक्वायर्ड। आपको कितनी इलेक्ट्रिसिटी चाहिए कि आप 1 मोल वाटर को किस में ऑक्सीडाइज करते हैं, ऑक्सीजन। तो लेट्स अगेन वी कैन मेक आर इक्वेशन। वाटर किस में जा रहा है, O2 में। तो वाटर की इलेक्ट्रिसिटी देंगे तो किस में जाता है, H पॉजिटिव प्लस O नेगेटिव में। ना H पॉजिटिव तो आप बैलेंस कर लोगे 2, ऑक्सीजन कितना जाएगा, हाफ में। लेकिन हमें पता है, और एक ऑक्सीजन को लेने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन लेते हैं, O के ऊपर कितना चार्ज आता है, -2 का। यानी वाटर को जब आप O2 में लेके जाते हैं तो दे नीड 2 इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब कितने फेराडे इलेक्ट्रिसिटी देनी पड़ेगी, 2 फेराडे इलेक्ट्रिसिटी देनी पड़ेगी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज FeO को Fe2O3 में लेके जाना है। नो आयरन +2 चार्ज, हेयर आयरन इज +3 चार्ज। यानी आयरन +2 से किस पे जा रहा है, +3 पे। ओनली 1 इलेक्ट्रॉन, सो दैट मीन्स इट्स नीड ओनली 1 फेराडे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। Now see if you see this question, a solution of question number 15, a solution of nickel nitrate is electrolyzed. निकल नाइट्रेट के सोल्यूशन को इलेक्ट्रोलाइज किया गया बेटे, ठीक है, बिटवीन प्लेटिनम इलेक्ट्रोड्स के बीच में। उसके अंदर 5 एम्पियर का करंट दिया है और 20 मिनट्स तक दिया है। तो बताओ निकल कितना डिपॉजिट होगा। सो फर्स्टली वी विल मेक आर इक्वेशन कि निकल 2 पॉजिटिव 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके किस में बदलता है, निकल में। क्लियर। नाउ अब हमें अगर ये पता चल जाए कि 2F चार्ज सप्लाई करने से निकल डिपॉजिट होता है, तो आप देख लो आपके पास कितना चार्ज है। यू हैव 5 एम्पियर करंट, और करंट से चार्ज कैसे निकालते हैं, चार्ज इज इक्वल टू करंट इनटू टाइम। नाउ करंट 20 मिनट, जो करंट है कितना है 5, और टाइम कितना है 20 मिनट्स का, 20 इंटू 60 1200 सेकेंड्स। तो यू विल गेट द चार्ज 6000 कूलम। नाउ अब हम अगेन वी आर यूजिंग दिस इक्वेशन, निकल 2 पॉजिटिव बाय गेनिंग ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन कन्वर्टेड इनटू निकल। निकल मास इज 58.7। तो क्या हम ये कह सकते हैं 2 फेराडे निकल, 2 फेराडे चार्ज, क्या इस बात को हम ऐसे कहेंगे बच्चे, 2 फेराडे चार्ज डिपॉजिट करता है 58.7 ग्राम निकल, क्योंकि निकल का मास कितना है 58.7। तो 1 पे कितना होगा 2F। ठीक है, आपके पास कितना चार्ज है 6000, तो मल्टीप्लाई बाय 6000, तो यू कैन इजली सॉल्व इट। 1.8 ग्राम। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द 3 इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स ABC। भाई 3 सेल हैं, एक सेल में जिंक सल्फेट है, एक में सिल्वर नाइट्रेट है, एक में कॉपर सल्फेट है। आपने उनको सीरीज में लगा दिया और 1.5 एम्पियर का करंट तीनों में फ्लो हुआ है। ठीक है, तो 1.5 एम्पियर का करंट फ्लो करा है एंटिल 1.45 ग्राम ऑफ सिल्वर डिपॉजिट एट द कैथोड ऑफ द सेल बी। 1.5 एम्पियर के करंट फ्लो करने से 1.45 ग्राम सिल्वर डिपॉजिट हो जाता है सिल्वर वाले इलेक्ट्रोलाइट में। ठीक है, मतलब हमें वहाँ से करंट भी दे रखा है, भाई 1.5 एम्पियर करंट है, और हमें डिपोजिशन भी बता रखी है कि भाई इतना डिपॉजिट होता है। तो हाउ लॉन्ग डिड द करंट फ्लो, भाई आपको बताना कितने लंबे टाइम तक करंट गया होगा, एंड व्हाट मास ऑफ कॉपर एंड जिंक वर डिपॉजिट। सो पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा बच्चे, ये देखना पड़ेगा आपने चार्ज कितने का दिया है, और वो चार्ज हमें पता चलेगा किससे, सिल्वर, क्योंकि सिल्वर ही डिपॉजिट हुआ है और सिल्वर में करंट 1.5 एम्पियर का है। तो जब हम सिल्वर को देखते हैं तो सिल्वर 1 पॉजिटिव चार्ज का होता है, वो 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, तब वो सिल्वर डिपॉजिट होगा। नो सिल्वर मास है 108, और 108 ग्राम सिल्वर 1 फेरेडे इलेक्ट्रिसिटी से डिपॉजिट होता है। तो क्या हम ये कह सकते हैं 108 ग्राम सिल्वर डिपॉजिटेड बाय 1 फेरेडे। तो 1 पे कितना होगा 108, तो 1.45 ग्राम डिपॉजिट हुआ है, तो उसमें कितना डिपॉजिट हो जाएगा 1.45।
तो हमें चार्ज पता चल जाएगा आपने उस सोल्यूशन को कितना चार्ज दिया है. तो इट कम्स आउट टू बी 1295.43. ठीक है, क्लियर. नाउ हमें चार्ज पता चल गया. अब ना चार्ज कैसे निकालते, करंट इनटू टाइम से. तो क्योंकि अभी तो ये पता करना ना हाउ लॉन्ग, कितने लंबे टाइम तक आपने दिया है. नाउ चार्ज कैसे निकालते, करंट इनटू टाइम. चार्ज आपने निकाल लिया है, करंट है 1.5, देन यू कैन इजीली सॉल्व द टाइम. तो टाइम कितने का दिया आपने, 364 सेकेंड और 14.40 मिनट्स. नाउ अब आपसे ये कहा गया है कि भाई कॉपर बताओ कितना डिपॉजिट होगा और जिंक बताओ कितना डिपॉजिट होगा. ठीक है, नाउ हमें पता है जब कॉपर की इक्वेशन लिखते हैं तो कॉपर के ऊपर चार्ज +2 आता है. और इसका मतलब अगर आप कॉपर को डिपॉजिट करना चाहते हो तो 2 फेरेडे की इलेक्ट्रिसिटी हमें देनी पड़ती है. और कॉपर का मास कितना है, 63.5 का, यानी 2 फेरेडे इलेक्ट्रिसिटी इज नीडेड फॉर द डिपोजिशन ऑफ 63.5 ग्राम. तो तुम देख लो तुम्हें कितना चार्ज है, क्योंकि सीरीज में चार्ज तो सबको एक जैसा दिया गया होगा. दैट इज़ 1295.43. तो वो कितना आएगा, 0.426 ग्राम कॉपर जो है वो डिपॉजिट हो जाएगा. अगेन सेम फॉर द जिंक. जिंक का मास कितना है, 65.4. तो हमें पता है 2 फेरेडे इलेक्ट्रिसिटी अगर आप देंगे, चार्ज देंगे, तब 65.4 ग्राम डिपॉजिट होगा. तो आप देख लो आपके पास कितना, क्योंकि सीरीज कॉम्बिनेशन में है, सेम करंट पाएगा. ठीक है, तो दैट इज कम्स आउट टू बी 0.439 ग्राम ऑफ जिंक. Now next question is, follow using the standard electrode potential given in this table, predict if the reaction between the following is feasible or not. आपको ये बताना है कि रिएक्शन फिजिबल होगी कि नहीं होगी. बच्चे जब हमारे इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं तो पहले हमें क्या निकालना होता है, ईएमएफ ऑफ द सेल. मीन्स आपकी रिएक्शन में कैथोड कौन सा है, एनोड कौन सा है, दोनों का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ले लो. दोनों के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल माइनस करके अगर आपका आंसर पॉजिटिव में आ रहा है, दैट ईएमएफ कम्स आउट टू बी पॉजिटिव, तो रिएक्शन फिजिबल होगी. और अगर ईएमएफ नेगेटिव आता है तो रिएक्शन पॉसिबल नहीं है. तो फर्स्ट इज आयरन 3 पॉजिटिव एंड आयोडीन नेगेटिव. ना हमें पता है आयरन 3 पॉजिटिव किस में जाता है, आयरन 2 पॉजिटिव में, और आयोडाइड आयंस किस में जाता है, I2 में. सो योर इक्वेशन इज आयरन 3 पॉजिटिव कन्वर्टेड इनटू आयरन 2 पॉजिटिव, 2 आयोडाइड कन्वर्टेड इनटू आयोडीन. सो नाउ आयरन 3 पॉजिटिव 2 पॉजिटिव में जा रहा है, तो इसका मतलब ये हो रही है रिडक्शन, एंड रिडक्शन पोटेंशियल कम्स आउट टू बी 0.77. एंड ई नोट वैल्यू, क्योंकि इसकी ऑक्सीडेशन हो रही है, -1 से 0 पे जा रहा है, इसका मतलब ऑक्सीडेशन है. ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कम्स आउट टू बी 0.4. क्योंकि हमें रिडक्शन पोटेंशियल लेना है तो इट कम्स आउट टू बी माइनस. तो अब हमें कैथोड ईएमएफ कैसे निकालते हैं, कैथोड माइनस एनोड. कैथोड पे क्या हो रहा है, रिडक्शन, दैट इज 0.77. एनोड पे क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन, -0.54. एंड ईएमएफ कम्स आउट टू बी 0.23. एंड ईएमएफ अगर पॉजिटिव आ रही है तो इसका मतलब रिएक्शन जो है आपकी फिजिबल है. नाउ अगेन सिल्वर किस में जा रहा है, सेकेंड इक्वेशन क्या कहता है बच्चे, सीधे सिल्वर पॉजिटिव एंड कॉपर. नाउ सिल्वर पॉजिटिव, क्योंकि रिएक्शन में नीचे है, कॉपर ऊपर है, तो कॉपर जाएगा कॉपर 2 पॉजिटिव में और सिल्वर जाएगी सिल्वर में. तो व्हेन यू बैलेंस्ड इट, सिल्वर का है 0.80 और कॉपर का है -0.3. तो कॉपर पे हो रही है ऑक्सीडेशन और सिल्वर पे हो रही है रिडक्शन. सो इट कम्स आउट टू बी, हाँ जी आप कैसे निकालेंगे, हाँ जी, कैथोड माइनस एनोड. कैथोड पे क्या होती है, रिडक्शन. रिडक्शन किस पे हो रही है, सिल्वर पे 0.80, माइनस एनोड पे क्या होती है, ऑक्सीडेशन 0.34. ये हुआ कि सिल्वर पॉजिटिव, सिल्वर किस पे जा रहा है, सिल्वर पे, सिल्वर पॉजिटिव किस में जा रहा है, सिल्वर पे, तो वो हो गई रिडक्शन. और कॉपर किस पे जा रहा है, कॉपर 2 पॉजिटिव में, तो ये हो गई क्या आपकी ऑक्सीडेशन. कैथोड ईएमएफ कैसे निकालते हैं, कैथोड माइनस एनोड. ईएमएफ ऑफ द सेल कम्स आउट टू बी 0.46. तो इसका मतलब पॉजिटिव है, तो इसका मतलब रिएक्शन कैसी है आपकी, फिजिबल है. नाउ अगेन आयरन 3 पॉजिटिव किस पे जा रहा है, आयरन 2 पॉजिटिव में, इसका मतलब रिडक्शन है ये. और ब्रोमाइड आयन किस में जा रहा है, ब्रोमीन में, इसका मतलब ये क्या है, ऑक्सीडेशन. नाउ हेयर आयरन 3 पॉजिटिव वैल्यू इज 0.77 और ब्रोमीन नेगेटिव किस में जा रहा है, 1.09. तो इस पे 3 पॉजिटिव से 2 पॉजिटिव पे जा रहा है, तो इसका मतलब ये कैथोड है और ये एनोड है. तो आप कैसे निकालते हो, कैथोड माइनस एनोड. तो ऑलरेडी यू हैव दिस नेगेटिव वैल्यू, सो कैथोड माइनस एनोड, यू विल गेट द आंसर -0.34. इसका मतलब रिएक्शन फिजिबल
नहीं है. Now silver converted into silver positive, that is comes out to be minus 0.80, and iron 3 positive किस में जा रहा है, iron 2 positive में, and it comes out to be 0.077. और आप कैसे निकालते हो, कैथोड माइनस एनोड. Clear? And it comes out to be minus 0.03. So that means here is also the reaction is not possible because the EMF of comes out to be negative. नेक्स्ट Br2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन क्या ले लेंगे, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन गेन हो रही है तो यहाँ पे क्या हो रही है, रिडक्शन. रिडक्शन पोटेंशियल इज इन द पॉजिटिव. और आयरन 2 पॉजिटिव किस में जा रहा है, आयरन 3 पॉजिटिव में, तो ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इट कम्स आउट टू बी 0.77. बट रिडक्शन पोटेंशियल लेना है तो माइनस में हो गया. तो अब आपका क्या हो जाएगा, कैथोड माइनस एनोड. कैथोड पे 1.09, एनोड पे क्या है माइनस 0.77. जब आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो वैल्यू कम्स आउट टू बी 0.32. दैट मीन्स EMF comes out to be positive. That means reaction is feasible. Now next question, predict the product of electrolysis. देखो बच्चों, जब हमने इसकी टॉपिक किया था तो हमने ये कहा था अगर दो कंडीशन है कि आपने कोई भी सोल्यूशन आपको दे रखा तो आपने इलेक्ट्रोड कौन सा डाल रखा है. अगर आपने इलेक्ट्रॉन सेम सोल्यूशन का डाल रखा है, जैसे कॉपर सल्फेट में कॉपर, फेरस सल्फेट में फेरस, जिंक सल्फेट में जिंक का, ठीक है. अगर आपने सेम मेटल का इलेक्ट्रोड डाल रखा है तब आपकी रिएक्शन में मैट जो इलेक्ट्रोड है वही क्या करता है, ऑक्सीडेशन शो करता है. लेकिन अगर आपने प्लैटिनम का इलेक्ट्रोड डाल रखा है तब अब वो इलेक्ट्रोड कोई काम नहीं करता. आपके सॉल्यूशन के अंदर जो आयंस है वो आपके क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन शो करेंगे. तो पहला एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट इन सिल्वर इलेक्ट्रोड. सिल्वर नाइट्रेट के सॉल्यूशन में आपने क्या डाला हुआ है, सिल्वर. तो सिल्वर आयन ही ऑक्सीडेशन करेंगे, मतलब जो सिल्वर का इलेक्ट्रोड है वो ऑक्सीडेशन करेगा और आपका सॉल्यूशन के अंदर जो आयंस है सिल्वर के वो क्या करेंगे, रिडक्शन. तो सिल्वर आयन प्लस सिल्वर कम्स आउट टू बी सिल्वर, पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन गिव राइज टू बी सिल्वर. ठीक है. तो रिडक्शन रिएक्शन कंप्लीट टू टेक द प्लाजा एट द कैथोड. कैथोड पे तो रिडक्शन हो रही है. ठीक है. नाउ हियर H positive plus electron give rise half H to the reaction with a higher value of E naught value take place at the cathode. Therefore deposition of silver will take place at cathode. ठीक है. वो ऑक्सीडेशन करेगा और कहाँ मूव करने लग जाएगा, वो कैथोड की तरफ. सिल्वर के जो एनोड है वो सिल्वर पॉजिटिव निकालेगा और वो कैथोड की तरफ जाएगा और कैथोड पे डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगा. क्लियर. नाउ नेक्स्ट इज एनोड पे क्या होना है बच्चे. अब आपके एक तो बनेगा सिल्वर नाइट्रेट है ना, तो क्या बनेंगे आपके नाइट्रेट आयंस. अब नाइट्रेट आयंस क्योंकि एनायन है तो वो कहाँ मूव कर जाएंगे, एनोड की तरफ. ठीक है. देयरफॉर द सिल्वर इलेक्ट्रोड एट द एनोड डिसॉल्व इन द सॉल्यूशन टू फॉर्म सिल्वर आयंस. नाउ लेकिन अब हमें ये देखना है कि आपने जो सिल्वर है, ठीक है, अब हमें ये देखना है सेकेंड केस में सिल्वर नाइट्रेट के सॉल्यूशन में आपने अब दूसरा क्या डाल रखा है, प्लेटिनम का इलेक्ट्रोड. क्या डाल रखा है, प्लेटिनम का इलेक्ट्रोड. तो प्लेटिनम का इलेक्ट्रोड है तो इसका मतलब सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन है और सॉल्यूशन भी देख लो किसके अंदर है, एक्वस. यानी AgNO3 भी ब्रेक करेगा और वाटर भी ब्रेक करेगा. तो जब आप प्लेटिनम का इलेक्ट्रोड डालोगे तो सिल्वर नाइट्रेट भी ब्रेक करेगा, Ag पॉजिटिव प्लस NO3 नेगेटिव. और क्योंकि एक्वस है तो वाटर भी ब्रेक करेगा, H पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव. तो कौन सा कहाँ जाएगा, साइज छोटा और जिसका डिस्चार्ज पोटेंशियल लोअर हो, ठीक है, और जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ज़्यादा हो वही कैथोड की वही कीटायन कैथोड पे जाएगा और वही एनायन एनोड पे जाएगा. तो अब आपके पास दो आयंस हैं, एक सिल्वर पॉजिटिव और एक H पॉजिटिव आयंस. तो अगर आप देखें तो सिल्वर पॉजिटिव का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दैट इज 0.80, तो जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ज़्यादा होगा वही मूव करेगा. तो सिल्वर आयंस कहाँ मूव कर जाएंगे, कैथोड पे, वहाँ पे. ठीक है. वहाँ से इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे और किस में बदलने लग जाएंगे, सिल्वर पे डिपॉजिट होते चले जाएंगे. नाउ हियर अब आपके पास एक तो है नाइट्रेट आयंस और एक है OH नेगेटिव आयंस. अब दोनों में से जिसका साइज छोटा होगा वही मूव करेगा. नाउ OH नेगेटिव मूव्स टू द पर्टिकुलर एनोड और OH नेगेटिव की क्या हो जाती है, ऑक्सीडेशन. तो पहले OH नेगेटिव किस में जाएगा, OH और एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर देगा. नाउ दिस OH कन्वर्टेड इनटू वाटर प्लस ऑक्सीजन. क्लियर. तो इस तरह से आपके प्रोडक्ट बदल जाएंगे. नाउ थर्ड आपका क्वेश्चन क्या है कि
third part is dilute solution of sulfuric acid with platinum electrode. तो dilute solution means पानी है, तो here H2SO4 भी ब्रेक करेगा किसमें, H पॉजिटिव प्लस -2, क्योंकि dilute है तो water भी ब्रेक करेगा, H पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव. नाउ हेयर द H पॉजिटिव इज सेम, सो केटायंस कहाँ मूव करेगा, कैथोड पे, और वो H2 में बदल जाएगा. बट इन केस ऑफ एन आयन यू हैव 2 अनायन, एक सल्फेट और एक OH नेगेटिव आयंस. सो क्योंकि जिसका डिस्चार्ज पोटेंशियल लोअर होता है वही मूव करेगा, या साइज छोटा है वही मूव करेगा. तो OH नेगेटिव का साइज छोटा है तो वो अपने रिस्पेक्टिव एनोड की तरफ मूव करेगा, और OH नेगेटिव सबसे पहले किस में बदलेगा, OH में, एक इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, और OH किस में बदल जाएगा, वाटर प्लस ऑक्सीजन में. क्लियर, सी, ठीक है. तो वहाँ पे क्या हो जाएगा आपका कि कैथोड पे क्या जाएगा, H पॉजिटिव, एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा, किस में बदल जाएगा, H2 में. नाउ एनोड पे फॉलोइंग जो है प्रोसेसेस पॉसिबल हो सकते हैं. वाटर जाएगा तो O2, और जो अगर OH नेगेटिव जा रहा है तो वही आपके O2 और 4H पॉजिटिव आयंस, और अगर सल्फेट मूव करेगा तो ये, ठीक है. नाउ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्शन फर्स्ट इज प्रेफर टू प्रोड्यूस ऑक्सीजन गैस. अगर आपका डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड है तो पहली रिएक्शन होगी, और अगर कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड है तो सेकंड रिएक्शन फॉलो हो जाएगी, यानी SO4 नेगेटिव किससे बदल जाएगा, S2O6 नेगेटिव में. नाउ नेक्स्ट इज अगेन क्यूप्रेस क्लोराइड है, ठीक है, तो Cu2 पॉजिटिव और एक Cl नेगेटिव बनेगा, और डाइल्यूट सोल्यूशन है तो एक H पॉजिटिव और एक O2 नेगेटिव, ठीक है. अब so you have 4 types of ion: copper 2 positive, H positive, OH negative and Cl negative. From copper 2 positive and H positive both are the cation and moves to the cathode. तो अब इन कीटाइंस में हमें ये देखना जिसका इलेक्ट्रो पोटेंशियल ज़्यादा होगा वही क्या करेगा, मूव करेगा. नाउ कॉपर 2 पॉजिटिव हैज़ ग्रेटर पोटेंशियल, हैज़ हायर पोटेंशियल, सो दैट्स मीन इट मूव्स टू द दिस रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड, यानी कैथोड पे मूव कर जाएगा और डिपोजिट होने लग जाएगा एज कॉपर की तरह. नाउ सेकेंड जब एनोड पे देखते हैं, नोड पे कौन मूव करेगा. नाउ एनोड पे 2 तरह के आयंस है, या तो ये जाएगा क्लोराइड आयन, या कौन जाएगा OH नेगेटिव आयंस. तो फर्स्टली वी सी दिस आर दिस क्लोराइड एंड वाटर आयन, हाउ इट ब्रेक. क्लोराइड आयन ब्रेक करेगा एज Cl2 प्लस 1 इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, और वाटर कैसे ब्रेक करेगा, O2 4H पॉजिटिव प्लस 4 इलेक्ट्रॉन की तरह ये रिलीज करेगा. तो अगर हम इस केस में देखें कि जिस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किसका है, डेट विल बी 1.36, और वाटर कितना है 1.23. क्योंकि एनोड पे क्या होती है, ऑक्सीडेशन, तो जिसका रिडक्शन पोटेंशियल लोअर होता है वही प्रेफर होना चाहिए, है ना. रिडक्शन पोटेंशियल जिसका ज़्यादा होगा तो वो कैथोड पे प्रेफर करेगा, रिडक्शन पोटेंशियल कम जिसका होगा वो कहाँ प्रेफर करेगा, एनोड पे. जाना तो चाहिए वाटर को, लेकिन जाता क्यों है, कौन है, Cl नेगेटिव. कौन मूव करेगा, Cl नेगेटिव, एंड इट कन्वर्टेड इनटू Cl2 गैस. क्यों, क्योंकि इनका ओवर पोटेंशियल हो जाता है, किसका, ओवर पोटेंशियल ऑफ ऑक्सीजन. ऑक्सीजन का पोटेंशियल बहुत ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से कौन मूव करता है, क्लोरीन मूव कर जाता है, और क्लोरीन मूव करने की वजह से वो किस क्लोराइड आयंस मूव करने की वजह से क्या बन जाता है, Cl2 गैस. एक तो ये. दूसरी बात बच्चे, अगर हम ये देखें ना, Cl नेगेटिव 2 आयंस है, Cl नेगेटिव है और OH नेगेटिव, तो हमेशा ये देखना हमने जिसका साइज़ छोटा होता है वही मूव करता है. तो इन दोनों में देखा जाए तो Cl का साइज़ छोटा है तो इट मूव्स टू द respective anode and converted into Cl2 gas. So I hope you understand this NCERT question of this chapter electrochemistry. Okay, bye bye.